गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं। उसमें आपका टॉपिक है दूसरा चल रहा था, उस पर आधारित दो वीडियो ले चुकी है अपने। आज वीडियो नंबर 3 अपन देखेंगे सूक्ष्म जीव किस प्रकार से अपने लिए घातक होते हैं, उस पर आधारित हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज देखिए सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु। तो अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले लाभ। सूक्ष्म जीव एक मित्रवत भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव पहला पद है मित्रवत। सूक्ष्म जीव एक मित्रवत भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। उस पर आधारित हमने देखा था कल 3-4 एप्लीकेशन अपने पढ़ी थी कि सूक्ष्म जीव कई प्रकार के खाद्य पदार्थों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम में आता है, जो बहुत छोटा होता है, अपन नग्न आंख से देख नहीं सकते, परंतु वो ही दूध को दही में कन्वर्ट कर सकता है। बाकी कुछ जीवाणु की मात्रा को आपने दूध में से हटा ली तो फिर बाद में आपका दूध से दही बनना पॉसिबल नहीं है। तो आप देखते हैं जनरली सूक्ष्म जीव डायरेक्ट इनडायरेक्ट मनुष्य के लिए कई प्रकार के लाभदायक होते हैं, परंतु उसके उपरांत कई सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। परंतु अपन स्टडी पहले कर रहे हैं सूक्ष्म जीव मित्रवत कौन कौन से होते हैं, उसको अपन स्टडी कर रहे थे। कल आपने देखा था 3 एप्लीकेशन आपने पढ़ी थी, उसमें एक तो था सूक्ष्म जीव दही बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, दही व ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे ईस्ट है, खमन है, कई प्रकार के ऐसे दाबेली वबेली कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको बनाने में सूक्ष्म जीव के रूप में ईस्ट पाउडर का प्रयोग किया जाता था, उसको भी आपने स्टडी किया। और आपको बताया भी था कि कसर वाले या जितने भी प्रकार के नाश्ते वाले जो आपके मैदा बनाते हैं, उसमें जो सूक्ष्म जीव के रूप में जो पाउडर मिलाते हैं वो होता है ईस्ट पाउडर, जिसकी वजह से आटा फूल जाता है 2 मिनट में, और आटे को खींचने के उपरांत भी नहीं टूटता है, और थोड़ी सी क्वांटिटी में भी व्यक्ति की भूख क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। उसको अपन डिस्कस किया था। अभी अपन उसके बाद में तीसरा पढ़ा था अपने एप्लीकेशन वाणिज्य उपयोग में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका रहती है। तो आपने देखा था कि सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के एल्कोहल या शराब या एसिटिक अम्ल या एंटी एसिटिक दवाइयों को प्रोड्यूस में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप देखते हो कि अल्कोहल को किण्वन की क्रिया द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। जितने भी प्रकार के प्राकृतिक शर्करा होती है, जो जटिल शर्करा के रूप में होती है, उनको सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा या प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट पाउडर मिलाकर उसको रख देते हैं। तो आप 6-7 दिन के बाद में देखते हो तो किण्वन की क्रिया द्वारा जटिल शर्करा सरल शर्करा में अपघटित हो जाती है, तथा सरल शर्करा में अपघटित होने पर जो आपने पदार्थ ले रखा था वो संयुक्त के रूप में अल्कोहल भी मिल सकता है या एसिटिक अम्ल भी मिल सकता है, जो भी आपको आवश्यकता हो उसके अनुसार उस पदार्थ को अपन सेपरेशन कर सकते हैं। तो इस पर आधारित अपने कल डिस्कस भी किया था, और किण्वन की खोज की थी वो की थी आपके लुईस पास्चर ने नामक वैज्ञानिक ने 1857 में ये करके बताया था कि मतलब किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, क्या होती है किण्वन का प्रोसेस, तो उसको आपने देखा भी था। आज अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव का औषधीय उपयोग क्या है, वैक्सीन बनाने में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका रही है, और मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि किस प्रकार से करते हैं, और पर्यावरण शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीवों का क्या रोल है, उसको अपन तीनों पॉइंटों को आज डिस्कस करेंगे। 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, उसको आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला अपन देख रहे हैं सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। तो अपन जानते हैं औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से काम आते हैं, और उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस प्रकार से प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के रोगों को रोकथाम में प्रयोग करते हैं, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए
आप देखते हो सूक्ष्म जीवों का औषधि के निर्माण में किस प्रकार से प्रयोग होता है, तो आप डिस्कस करते हैं। अपन जानते हैं कि औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों को डायरेक्ट प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि रोग फैलाने में भी सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है और उनको रोकथाम करने के लिए जितने भी प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है वो भी डायरेक्ट सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है, जो दोनों एंटीबॉडी काम करेगी। जो एक से रोग होता है दूसरा रोग को कम करता है, तो दोनों समान प्रकृति के होते हैं जीवाणु, तो आपस में उसको एक दूसरे के न्यूट्रलाइज करते हैं। कहते हैं कि जहर को क्या करता है, कट करता है। कि मान लो किसी व्यक्ति को सांप ने कट कर रखा है, तो सांप का इंजेक्शन देने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, वापस सुधर जाता है। एक बार सांप कट करता है और उसी सांप से बना हुआ दूसरा इंजेक्शन उस पर अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से उस दूसरे विष था पहले वाले विष को क्या कर लेता है, कंट्रोल करके उस व्यक्ति की मृत्यु होने से बचाया जा सकता है। तो वैसे देखते हैं तो सूक्ष्म जीव भी ऐसे ही होते हैं, जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न कर लेते हैं, और दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं रोग को क्या कहते हैं, रोकथाम करने में भी काम आते हैं। जैसे अपन देखते हैं पेनिसिलिन कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक वैक्सीन का निर्माण किया गया, जो विभिन्न प्रकार के दर्द निवारक के रूप में इसको काम में लेते हैं। पेनिसिलिन मतलब दर्द निवारक औषधि के नाम से भी जानी जाती है। इसका निर्माण कवक से किया गया। निर्माण करने का कार्य किया है, खोज किसने की थी, एल्जर फेलेमिंग ने इसकी खोज करने का काम किया था। एल्जर फेलेमिंग ने इसकी खोज की थी। खोजकर्ता पेनिसिलिन की कौन है, तो आप याद रखना एल्जर फेलेमिंग। अन्य एंटीबायोटिक औषधि जैसे सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, तो ये अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं जो जीवाणुओं द्वारा जनित हैं। सेप्ट्रोमाइसिन जीवाणु द्वारा सेप्ट्रोमाइसिस मेडिसिन का निर्माण किया गया। टेट्रासाइक्लिन टेरिलिन नामक के जीवाणु से इसका निर्माण किया गया। अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं को अपघटित करके उनमें एंटीबायोटिक औषधियों को निर्माण करने में अलग अलग जीवाणु की विशेष भूमिका रहती है, और उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई गई। अब देखते हैं इसके बाद में 500 पॉइंट आपके आएगा, वो आएगा वैक्सीन। टीका का निर्माण कैसे हुआ, टीका में सर्वप्रथम कौन से प्रतिजैविक का निर्माण किया गया और टीके की खोज करता कौन है, तो उस पर अपन डिस्कस करते हैं। वैक्सीन निर्माण में आप देखते हो सैसक का टीका था, उसको जनरेट करने का काम किया था किसने, एल्डर जेनर ने, जो कि सूक्ष्म जीवों को आधारित ही इस टीके का निर्माण किया है, वो आप देखते हो। पहले इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैं इस मैटर को उठा रहा हूँ। देखिए आप जनरली देखते हैं कि वैक्सीन या टीका क्या होता है, और आप सब जानते भी हो कि जनरली वैक्सीन या टीके बहुत सारे लगते हैं। आपने देखा भी होगा या ने देखा भी होगा, जैसे पल्स पोलियो अभियान के तहत लगाए जाने वाली वैक्सीन 2 डोज दी जाती है, पल्स पोलियो अभियान के तहत पिलाई जाती है। विभिन्न प्रकार के टीके जब शिशु जन्मता उस टाइम में भी लगता है, जैसे आपके मेरामस है, टाइफाइड का टीका है, अलग अलग प्रकार के टीके लगते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं उनकी क्या होती है, ऐसे टीके क्यों लगाए जाते हैं। टीके डायरेक्ट सीधे एक तो टैबलेट लेते हैं, टैबलेट लेने के बाद में उसका अपघटन होगा, अपघटन होने के बाद में आप खाने के बाद में उसको पेट बढ़िया में जाएगी, फिर बाद में वहाँ से अवशोषण होता है, और फिर बाद में अलग अलग पार्टिशन द्वारा उनको एब्जॉर्ब करके फिर बाद में आपके ब्लड सप्लाई में उसकी मात्रा कुछ क्वांटिटी जाती है। जबकि टीके को डायरेक्ट सीधा आपके किस में लगाया जाता है, धमनियों में डायरेक्ट सिरा है तो और उसमें डायरेक्ट अपनी धमनियों में शुद्ध में आपके डायरेक्ट टीका लगा दिया जाता है, और फिर डायरेक्ट उसकी सप्लाई डायरेक्ट सीधी आपके ब्लड में होती है। डायरेक्ट उसमें आपके शरीर में क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, जनरेट हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। तब आपने देखा होगा जब बुखार आ जाता है या नॉर्मली ज्यादा दर्द है, कोई भी किसी प्रकार का आपके शरीर पे इफेक्ट है, तो उसको पहले आप टैबलेट लेते हो, टैबलेट से मान लो रिकवर हो रहा है तब तो ठीक है, और नहीं हो रहा तो फिर बाद में डॉक्टर क्या लगाता है, उसको आपको इंजेक्शन लगाता है। क्या लगाते हैं, इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, और डायरेक्ट बॉडी में क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता जनरेट हो जाती है, और जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता जनरेट होने के बाद में आपके साथ किसी प्रकार की कोई भी बीमारी है, किसी प्रकार का बुखार आ रहा है, वो धीरे धीरे क्या जाएगा, एक बार आपके शरीर में ऐसे एंटीबायोटिक तैयार हो जाती है तो रोगाणु से लड़ने की क्षमता आपकी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और आप आसानी से बुखार आपका क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा आपने देखा भी होगा। परंतु आपको बात की जाए कि सबसे पहले टीके की खोज किसने की और किसका टीका बनाया गया,
तो ये आप दिमाग करना, आप कई बार परीक्षा में पूछा था, इंपॉर्टेंट है। टीके की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम सेशन के टीके की खोज आपके करने का काम किया था वो एडलर जेनर ने सर्वप्रथम टीके की खोज करने का कार्य किया था। इसकी वजह से फिर बाद में पल्स पोलियो के तहत टीके अलग अलग प्रकार की वैक्सीन दी जाती थी और विभिन्न प्रकार के टीके बाद में बनाए गए। सर्वप्रथम टीका बनाया गया वो एडलर जेनर ने आपके सेशक का टीका, जो सेशक फैलता है वो किसके द्वारा? वायरस जनित एक रोग है, मिक्सो वायरस से ये रोग आगे से आगे फैलता रहता है। चमड़ी पे क्या लगते हैं? सकते लगते हैं। आपने देखा भी होगा कि जीवाणु ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरे पूरे शरीर में क्या होता है? सकते बन जाते हैं और खा जाती रहती है और फिर बाद में दर्द भी होता है। तो उनको रोकथाम करने के लिए एडलर जेनर ने ये टीके की खोज की और इसी की वजह से एक बार एक व्यक्ति को सेशक हो जाता है, रिपीट सेशक होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि एक बार ये टीका लग जाता है जिसकी वजह से पुनः सेशक होगा तो उस टाइम में शरीर में अपने आप ऑटोमेटिकली एंटीबायोटिक का निर्माण बॉडी करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे? जीवाणु मर जाते हैं और वापस सेशक होने की संभावना क्या रहती है? 99% संभावना कम रहती है। तो इस प्रकार से अपन देखते थे कि सेशक के टीके की खोज किसने की और इसका क्या उपयोग है और टीका क्यों लगाया जाता है, इसका क्या कारण है? तो टीका लगाने का मेन कारण है कि टीके डायरेक्ट सीधे इंजेक्शन बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से अपने शरीर में क्या लगाए जाते हैं? टीके लगाए जाते हैं। दिमाग बात रहेगी। तो आपने 5 एप्लीकेशन देखी वैक्सीन बनाना। आज आपने 2 एप्लीकेशन पढ़ी। एक तो पढ़ी औषधि के रूप में आपने पेनिसिलिन बनाना सीखा था। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के बाद में टेट्रासाइक्लिन या टेट्रामाइसिन या आप देखते हो एरिथ्रोमाइसिन, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जनरेट करने में विभिन्न प्रकार की जीवाणु की भूमिका रहती है। परंतु पेनिसिलिन एक कवक जनित औषधि थी। पेनिसिलिन आपको कई बार पूछते हैं, ये 4 ऑप्शन देते हैं कि इनमें से कौन सी जीवाणु जनित औषधि नहीं है, तो आपको दे देंगे पेनिसिलिन, दूसरा सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और चौथा ऑप्शन दे देंगे एरिथ्रोमाइसिन। तो ये 3 जो पीछे वाली आपके आ रही है, सेप्ट्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन और ट्राइसाइक्लिन्स, ये तीनों औषधियाँ वो है जीवाणु जनित है, जबकि आपके पेनिसिलिन है वो कवक जनित औषधि है। तो आपके बात दिमाग में रहने से। अब छठा पॉइंट आप पढ़ने जा रही हो, सूक्ष्म जीवों की मित्रवत भूमिका में मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करते हैं। कई प्रकार के सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव वो क्या करते हैं? मिट्टी को देखते हैं, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने में इनकी विशेष भूमिका होती है। और उसके अतिरिक्त आप देखें तो विभिन्न प्रकार के पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे पौधों को आसानी से नाइट्रोजन मिलती रहेगी और नाइट्रोजन मिलती रहेगी पौधे क्या करेंगे? आसानी से उसका विकास होता रहता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में काम आने वाले मुख्य जीवाणु देखते हैं आप, ये क्या? राइजोबियम जीवाणु, एजोबैक्टर वायरस और नीलहरित शैवाल। तो ये तीनों को देखते हो। राइजोबियम होता है वो सहजीवी जीवाणु है जो लिग्नोसेरी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जड़ पे क्या बनाता है? गांठ बनाता है, पौधों से भोजन प्राप्त करता है और पौधों को बदले में क्या देता है? नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके प्रदान करता है। तो ये दोनों के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। पौधों और जीवाणु दोनों के मध्य क्या पाया जाएगा? संबंध पाया जाएगा और उसकी वजह से उसमें ऐसा काम चल पाता है। जबकि एजोबैक्टर पौधों से कुछ प्राप्त नहीं करता है, पौधों से भोजन प्राप्त नहीं करेगा, परंतु पौधों को उल्टी क्या देगा? नाइट्रोजन प्रदान करने की भूमिका निभा करता है। जबकि नीलहरित शैवाल, ये आप देखते हो समुद्रों में पाए जाने वाले शैवाल है, जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा आसपास जहाँ पे भी पानी जमा हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद में अपने आप नीलहरित शैवाल क्या जनरेट हो जाते हैं और इनकी वजह से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में इनकी विशेष भूमिका रहती है। तो आपने देखा कि मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करने में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका रहती है। तो आप क्या बताओगे? विभिन्न पदार्थों के अपघटन करने में सूक्ष्म जीव विशेष योगदान रहता है। जैसे दीमक एक सूक्ष्म जीव का ही काम करती है और वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को क्या कर देती है?
अपघटित करके उनको नष्ट कर देती है, छोटे छोटे पार्टन में उनको क्या करती है, कट कर देती है। आपने देखा भी होगा कभी कभार आपके कपड़े या कोई भी पुस्तक या कोई भी लकड़ी की सामग्री कहीं पे पड़ी रहती है और कुछ टाइम के बाद में उस पर क्या लग जाती है, दीमक लग जाती है और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका अपघटन करना शुरू कर लेती है। या आप देखते हो कोई खाद्य पदार्थ पड़ा हुआ वैसे वैसे आप उसको देखते ही नहीं हो, बंद डिब्बे में करके आपने पैक करके रख दिया तो उस पर क्या हो जाता है, कवक लगना शुरू हो जाता है। आपके आपने सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, मोम, उस पर क्या लगती है, मोम जैसी परत बन जाती है और वो धीरे धीरे भोज्य पदार्थ को क्या कर देगी, अपघटित कर देगी, नष्ट कर देगी और उसकी वजह से भी वो क्या हो जाएगा, वही भोज्य पदार्थ आपने जमीन में डाल रखा है तो उसका अपघटन हो जाएगा और अपघटन होने के बाद में भूमि की उर्वरक क्षमता में क्या होती है, वृद्धि। और भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी तो विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट इंडायरेक्ट सभी को क्या होता है, बेनिफिट होता है, आप जानते हो ना। तो ये अपने देखा था भूमि की उर्वरक क्षमता में सूक्ष्मजीव विशेष प्रकार की भूमिका निभाते हैं। भूमि की उर्वरक क्षमता वृद्धि करने में सूक्ष्मजीवों का विशेष योगदान रहता है। इसमें अपने डायरेक्ट एग्जाम्पल विशेष आपको ज़्यादातर पूछा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा सूक्ष्मजीव की भूमिका रहती है, तो राइजोबियम, एजोबैक्टर और नील हरित सवाल। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, समझाइए। तो इस पर आधारित आपके पूरा नाइट्रोजन शक्कर आपका दे रखा है, जो अगले बिंदु में अपने डिस्कस भी करेंगे और व्यवस्थित पूरा आपको समझाएंगे। अभी अपन देख रहे हैं अगला बिंदु आप क्या रहा, पर्यावरण शुद्धिकरण में सूक्ष्मजीवों का क्या योगदान रहता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में पर्यावरण शुद्धिकरण को मैं समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, देखिए हो गया ना सबके, यस। देखिए अपन बात कर रहे हैं सातवां बिंदु आपके पर्यावरण शुद्धिकरण में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका रहती है। पर्यावरण शुद्धिकरण सूक्ष्मजीवों की उपयोगिता। आप देखते हो सूक्ष्मजीव पर्यावरण शुद्धिकरण में क्या भूमिका निभाते हैं, तो आप जानते हो सूक्ष्मजीव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देखते हो जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जितने भी प्रकार के जीवाश्म पदार्थ, सूक्ष्मजीव जीवाश्म पदार्थों का, सूक्ष्मजीव जीवाश्म या जीवांश या जीवांश पदार्थों को अपघटित करने में विशेष योगदान देते हैं। सूक्ष्मजीव जीवाश्म पदार्थों को अपघटित करने में विशेष योगदान देते हैं। जैसे अपन बात करें सिंपल सा गोबर है, गोबर या घास या पत्तियां आदि का अपघटन सूक्ष्मजीव के रूप में कौन करता है, केंचुआ। केंचुआ भी एक प्रकार का सूक्ष्मजीव की भूमिका निभाता है, प्रोटोजोआ के प्राणी, और वो उसको क्या करेगा, नष्ट करने में विशेष अपना कार्य कर जाता है। अपघटन केंचुआ द्वारा अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनको सूक्ष्मजीव डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करते हैं, उनको अपघटित करके छोटे छोटे पदार्थों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, जो जटिल पदार्थ, खाद्य पदार्थ या जटिल प्रकार के
शर्करा होती है उनको सरल शर्करा में क्या किया जाता है, अपघटित किया जाता है। इसमें किण्वन का प्रोसेस होता है। पदार्थों को अपघटित करने में कौन सा प्रोसेस होता है, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो किण्वन की क्रिया द्वारा, किसके द्वारा, किण्वन की क्रिया द्वारा क्या हो जाते हैं, सरल अणुओं में अपघटित होते हैं। किण्वन का प्रोसेस होता है, क्या होता है, किण्वन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होता रहेगा, टूटता रहेगा और टूटने की वजह से वो कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाते हैं, अपघटित होकर मृदा की यूम्र क्षमता को बढ़ाने में विशेष योगदान देते हैं। जितने भी प्रकार के मनुष्य होते हैं आपने देखा भी होगा, तो वो उनका भी अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और वो भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट करने में उनकी विशेष भूमिका रहती है। तो इस प्रकार से आपने देखा सूक्ष्म जीव किस प्रकार से मित्र व्यवहार करते हैं, तो उसको अपन ने डिस्कस किया। कल अगले वाले वीडियो में आप देखोगे सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीव किस प्रकार से शत्रु है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक काफ़ी बच्चों ने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो या नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा। और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए घर बैठ के नोट्स बनाते रहिए और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।